न्यूज पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। 21 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वनों के महत्व और उनसे प्राप्त होने वाले अनेक लाभों के बारे में समाज के बीच जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। इस साल की थीम है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। भारतीय महिलाएं लगातार बढ़ रही हैं तरक्की की ओर। देश में महिला कार्यबल की जनसांख्यिकी के अनुसार करीब 69 करोड़ महिलाओं की कुल आबादी में से लगभग 37% महिलाएं सक्रिय रूप से कर रही हैं काम। रिपोर्ट में कहा गया कि हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहर महिला रोजगार के मामले में हैं सबसे आगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को रविवार के दिन भी खुले रहेंगे देश के सभी बैंक। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की है एक अधिसूचना। इस दौरान नेफ्ट और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन भी रात 12 बजे तक रहेंगे जारी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व वानिकी दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को जंगलों और पेड़ों की सराहना और महत्व देने में मदद मिल सके और जंगलों द्वारा प्रकृति में अपना संतुलन बनाए रखने में योगदान के बारे में सार्वजनिक प्रशंसा और ज्ञान बढ़ाया जा सके। इसका लक्ष्य हर प्रकार के वनों और गैर वन वृक्षों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके लाभों को उठा सके। गौरतलब है कि साल 1971 के दौरान यूरोपीय कृषि संगठन की 23वीं बैठक में पेड़ों और जंगलों की घटती संख्या को देखते हुए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। उस दिन को लेकर आज तक विश्व वानिकी दिवस को दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की इस थीम का अर्थ है कि पृथ्वी पर संभव सारा जीवन किसी न किसी तरह वनों के अस्तित्व से ही संबंधित है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद देश के सभी बैंक खुले रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में बैंकों से सरकारी काम निपटाने के साथ ही इसे आम लोगों के लिए भी संचालित रखने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान नेफ्ट और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन भी रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने सरकारी प्राप्तियां और भुगतान से संबंधित बैंकों की सभी शाखा को 31 मार्च को लेन देन के लिए खुला रखने को कहा है ताकि वित्तीय वर्ष 2023 में प्राप्तियां और भुगतान से संबंधित सभी सरकारी लेन देन का हिसाब रखा जा सके। सभी बैंकों को भेजे निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्त वर्ष के अंत तक होने वाले ट्रांजैक्शन उसी साल दर्ज होने चाहिए। वित्त वर्ष के अंतिम दिन बैंकों के साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने सभी ऑफिस खुले रखने को कहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय महिलाएं लगातार तरक्की की ओर बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ महिलाओं ने अपने अधिकारों को समझते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है, तो वहीं भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही में प्रतिभा समाधान प्रदाता कैरियर नेट की आई भारत में महिला रोजगार की स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला कार्यबल की जनसांख्यिकी से पता चलता है कि करीब 69 करोड़ महिलाओं की कुल आबादी में से लगभग 37% महिलाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं या कार्यरत हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहर महिला रोजगार के मामले में सबसे आगे हैं। रिपोर्ट से पता चला कि 2023 में कॉलेजों से निकली नई प्रतिभाओं में से 40% महिलाएं थीं। रिपोर्ट में हैदराबाद को 64% नियुक्ति दर के साथ सबसे आगे बताया गया है, जबकि पुणे में 33% और चेन्नई में 29% दर बताया गया है। दिल्ली और एनसीआर में 20% की गिरावट देखी गई है, जो 2022 में आंकड़े से 2% की कमी को दर्शाता है। और दिल्ली में स्थित साउथ एशियन विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 को लेकर दाखिले के लिए आवेदन जारी है। आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। उसके बाद विश्वविद्यालय 21 और 22 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। साउथ एशियन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए सभी सार्क देशों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा है कि सभी सार्क देश कृषि प्रधान देश हैं, इसीलिए बदलते दौर में कृषि को तकनीक से जोड़कर काम करने पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सार्क देशों का एकमात्र विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक मानकों, विविध शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठित संकाय के अलावा आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और प्रतिष्ठित प्रोफेसर के अग्रवाल को नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में वैश्विक स्तर पर 4 चांद लगे, इसके लिए वो मिशन मोड में काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़े और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। फिलहाल शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के दाखिले को लेकर आवेदन प्रक्रिया जारी है। 1 मार्च को शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। 21 और 22 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के बाद दाखिला की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ सेशन जुलाई एंड में शुरू होता है और 21 और 22 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट होगा। एडमिशन प्राइमरीली एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता है और एडमिशन हमें सारे सार्क देशों में से करना होता है। जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से 50% बच्चे भारत से लेने होते हैं, 40% सार्क देशों से लेने होते हैं और 10% विदेश सार्क देशों के बाहर से भी आ सकते हैं। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि साउथ एशियन विश्वविद्यालय में सामान्य तौर पर 7 विषय हैं: अर्थशास्त्र, विधि, बायोटेक्नोलॉजी, गणित, कंप्यूटर साइंस, समाजशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। स्नातकोत्तर में 60 सीटें हैं। पीएचडी की संख्या वैकेंसी और प्रवेशार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। नॉर्मली हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं: इकोनॉमिक्स, लॉ, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। नॉर्मली मास्टर्स में हम 60 सीटें सब में रखते हैं और पीएचडी में इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, वो अनाउंस करते हैं। 60 सीटों में से भी कई बार 10 सीटें खाली रहती हैं, इसलिए मैंने इस बार 90 सीटें या 80 सीटें अनाउंस कर दी हैं ताकि हम कम से कम अल्टीमेटली पूरी 60 भर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो सके। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि हम इस साल बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस जैसे कई कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। अगले साल से बीबीए और एमबीए जैसे अन्य कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। हमने कंप्यूटर साइंस में एमटेक और बीटेक कंप्यूटर साइंस शुरू किया है क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये यूनिवर्सिटी प्राइमरीली पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी रहे, लेकिन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी अपने आप में इंडस्ट्री से जोड़ने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए धीरे धीरे उसको शुरू करेंगे और अगले साल मैं एमबीए, बीबीए, एमबीए भी शुरू करूंगा और जितने हमारे ये सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स हैं, इनमें पोस्ट ग्रेजुएट तो चलेगा ही, लेकिन इंटीग्रेटेड बीए, एमए कोर्सेज भी शुरू करूंगा। प्रोफेसर के अग्रवाल शिक्षा में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आने वाले वर्षों में इनका ध्यान बदलते दौर के कोर्सेज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे विषयों को अप्लाइड साइंस से जोड़ने पर रहेगा। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि सभी सार्क देश कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए हम कृषि को तकनीक से जोड़ने पर ध्यान देंगे। साथ ही चक्रवात, आपदा प्रबंधन, वनस्पति और पशुधन जैसे विषयों पर भी विस्तृत अध्ययन होगा। बदलते दौर के कोर्सेज हम जो यहाँ शुरू करेंगे, जो भी लेटेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसको अप्लाइड की तरफ ले जाएंगे क्योंकि ये सारे जो देश हैं सार्क, ये बेसिकली कृषि प्रधान देश हैं। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि हम अपने किसानों के लिए और कृषि के लिए बहुत काम किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने, लेकिन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को कंबाइन करके एफर्ट बहुत कम हुआ। और जब टेक्नोलॉजी किसानों की हेल्प के लिए जाएगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस तरफ काम करना है। इसी तरह से साइक्लोन रिलीफ के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फौना फ्लोरा के लिए काम करना है। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए सभी सार्क देशों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय में भारत के छात्रों के लिए 50% सीटें उपलब्ध रहती हैं। साथ ही अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के लिए 4% सीटें उपलब्ध हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। अभी सार्क देशों के 600 छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं।
I'm Professor Leila Shukran. I'm from the University of Portsmouth in the UK. I happened to come to South Asia University for many years. It's a university which is very vibrant, a South Asian university. Now we are on the new campus of the university, a beautiful campus in Delhi, which welcomes students from the whole region. I really like the university. We have green space. We have a lot of our professors are really good. I like the university. This is a good university. See it through South Asian perspective. The university has helped me to elevate not only my academic career, but also it has helped me to broaden my intellectual horizon. So that is the main reason for me to motivate to come back to these universities. We are a region with a South Asian focus. University with a South Asian regional focus. So like our course has also been decided in such a manner. अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखें तो वहाँ इनके सारे यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सार्क देशों के बाहर के छात्रों के लिए भी 10% सीटें विश्वविद्यालय में आरक्षित हैं। दाखिला संबंधी जानकारी के लिए इच्छुक छात्र वेबसाइट sau.int पर विजिट कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में एजुकेशन विदाउट बॉर्डर की संकल्पना को साकार करने के लिए नई दिल्ली स्थित मैदान गढ़ी में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इस विश्वविद्यालय के जरिए एक और जहां दक्षिण एशियाई देशों के छात्रों को शिक्षा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देशों के बीच सामरिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान कराने के संदर्भ में बेहतर तालीम भी दी जाती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश कुमार के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। कहते हैं कि मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। आपको दिखाते हैं साई रसोई समूह की महिलाओं की पहल। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मिले पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन, इसके लिए महिलाओं ने उठाया है बीड़ा। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। मानवता के इसी धर्म को निभा रही हैं हरियाणा के कैथल की कुछ महिलाएं, जो शहर की झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर रही हैं। कैथल में इन महिलाओं ने अपनी रसोई को नाम दिया है साई रसोई। ये एक छोटी सी शुरुआत है। बाबा अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही हम खिलाएं। सबको खाता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो जीवन हमारा है किसी के काम आ रहा है, किसी को 2 रोटी हम खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए किस प्रकार साई समूह की श्रद्धालु महिलाएं अपने घरों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में ले जा रही हैं और लोगों को सर्व कर रही हैं। इन महिलाओं का मानना है कि इस प्रकार जरूरतमंदों को अपने हाथों से बनाया गया स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उन्हें मानसिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। साईं जी हमेशा यही शिक्षा देते थे कि भूखों को ही अन्न खिलाना है। इसे बच्चे जो छोटे छोटे खा रहे हैं उनको देख के हमें आत्मा को शांति मिलती है। हमने आगे भी इसी प्रेरणा से ही हम आगे चलते रहेंगे और ऐसे ही रसोई को अपना अग्रसर लेके जाएंगे। साईं की रसोई के इस कदम की शहर में लोगों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। कहते हैं कि साईं बाबा अपनी कुटिया में अपने हाथों से भोजन बनाकर लोगों को खिलाते थे। इसी से प्रेरित महिला समूह की प्रभारी प्रिया ठकराल ने कई अन्य महिलाओं सुषमा, गीता, अंजलि, वंदना, सारिका और शालू के साथ मिलकर भोजन कराने का ये अभियान चलाया है। साई रसोई समूह की सभी सदस्य महिलाएं हर वीरवार दोपहर को अपने घरों से चावल, रोटी, राजमा, चने, मिक्स वेज, खीर, हलवा और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आती हैं और जरूरतमंद लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह खाना परोसती हैं। अब साईं की रसोई की कोशिश है कि हर दिन लोगों तक भरपेट भोजन पहुंचाया जाए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं देश भर की मंडी का भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग्मार्ट नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में बुधवार को धान के भाव इस तरह रहे।
धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 19 मार्च को धान का भाव रहा 1800 रुपए, जो कि 20 मार्च को भी 1800 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राज्य की लखनपुर मंडी में भी इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 मार्च को धान का भाव रहा 1800 रुपए। गुजरात की देवगढ़ बारिया मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 19 मार्च को धान का भाव रहा 1655 रुपए, जो कि 20 मार्च को भी 1655 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की बदायूं मंडी में 19 मार्च को धान का भाव रहा 2525 रुपए, जो कि 20 मार्च को 5 रुपए गिरकर 2520 रुपए हो गया। वहीं राज्य के लखीमपुर मंडी में 20 मार्च को धान का भाव 10 रुपए की छलांग लगाकर 2140 रुपए से 2150 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238.15 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119.40 लाख टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357.55 लाख टन रही थी। बुधवार को गुजरात सहित राजस्थान की मंडियों में जीरे की आवक दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 19 मार्च को जीरे का भाव रहा 23,250 रुपए, जो कि 20 मार्च को बिना किसी फेरबदल के 23,250 रुपए पर टिका रहा। राज्य की जेतपुर मंडी में 19 मार्च को जीरे का भाव रहा 22,000 रुपए, जो कि 20 मार्च को 500 रुपए बढ़कर 22,500 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान के ब्यावर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। यहाँ 19 मार्च को जीरे का भाव रहा 20,000, जो कि 20 मार्च को भी 20,000 रुपए पर बना रहा। राज्य के जोधपुर मंडी में जीरे के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 19 मार्च को इसका भाव रहा 22,010 रुपए, जो कि 20 मार्च को 10 रुपए टूटकर 22,000 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि जीरे के मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाले जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। पंजाब के किसान गेहूं की फसल की समय पर सिंचाई करते रहे। साथ ही गेहूं की समय से बोई गई फसल में 2% पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव भी कर ले। साथ ही यहाँ सरसों में सफेद रतुआ के नियंत्रण के लिए रिडोमिल का छिड़काव कर ले। पंजाब में इस समय भिंडी, लोबिया, खरबूजा, खीरा, करेला, लौकी और कद्दू की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान गन्ने की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर ले। हरियाणा के किसान सभी चारा फसलों की समय पर सिंचाई करें। साथ ही इन चारा फसलों की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन भी डालें। हरियाणा में मक्के में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी सब्जियों की तुड़ाई कर लें। यहाँ लौकी, करेला और टिंडा की बुवाई इस समय में की जा सकती है। हरियाणा में भिंडी में जैसिड का प्रकोप दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। इस समय यहाँ प्याज की बुवाई भी की जा सकती है।
बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। राजस्थान के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें और इन्हें अच्छे से भंडारित भी कर लें। यहाँ इस समय टमाटर के पौधे लगाए जा सकते हैं। राजस्थान में ही किसान मेथी की पकी फसलों की भी कटाई कर लें। यहाँ के किसान किन्नू के बागों में नाइट्रोजन डाल लें। राजस्थान में काबुली चने में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। झारखंड में गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दी दबिश। कई राजनेताओं पर कार्रवाई के बाद अब ईडी ने राज्य के पुलिस अधिकारी मीरा सिंह के यहाँ छापेमारी की है। ये छापेमारी उनके तुपुदाना स्थित ठिकानों पर हुई है। मीरा सिंह वर्तमान में राज्य के तुपुदाना ओपी की प्रभारी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में पूर्व अन्नाडीएमके मंत्री सी विजय भास्कर के आवास पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने की मांग की है। केजरीवाल ने इस नई याचिका में उनकी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। केजरीवाल का कहना है कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष प्रेम सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेज रही है और वो ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रही है। दिल्ली के वेलकम में एक 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना देर रात की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कूच बिहार जिले के हिंसाग्रस्त दिनहाटा का दौरा किया। मंगलवार को दिनहाटा इलाके में पार्टी कार्यक्रम से घर जाते समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कूच बिहार लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार निस्थ प्रणामिक के सुरक्षा गार्डों के साथ तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों की झड़प हो गई थी। स्विस संगठन IQAir द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश की राजधानी नई दिल्ली सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में पहचान बनाए हुए है और इस पर चिंता जताते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी सेवाएं इस सेंटर में उपलब्ध होंगी। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाओं सहित अन्य लोगों को जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहादराई ने पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। आनंद ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ दिए गए सभी बयान को सार्वजनिक मंच से हटाया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में महुआ को समन जारी किया है।
असम पुलिस की STF टीम ने पड़ोसी बांग्लादेश से असम में घुसपैठ करने के बाद ISIS इंडिया प्रमुख हारिस फारूकी और समूह के एक अन्य सदस्यों को हिरासत में लिया है। फारूकी आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के लिए भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में था। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।